नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कक्षा 12 हिंदी का मॉडल पेपर। समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और इस प्रश्न में 2 खंड हैं। दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है और जिसका पूर्णांक है कितने नंबर का आता है 100 नंबर का। पूर्णांक कितना है 100 नंबर का। प्रश्न नंबर 1 है खंड का प्रश्न नंबर 1 है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं तो गोकुलनाथ हैं, दामोदर शर्मा हैं, नाभादास हैं या मुंशी सदासुख लाल हैं। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतीय युग की पत्रिका कौन सी है? कविवचन सुधा है, सरस्वती है, मर्यादा है या हंस पत्रिका है। तो भारतीय युग की कौन सी पत्रिका है? कविवचन सुधा है। भारतीय हरिश्चंद्र जी की कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में या सन 1938 में। तो हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान कब हुआ? सन 1918 में। अगला प्रश्न है सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, अज्ञे की, प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी की। मित्रों तो सेवा सदन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ईसा अल्लाह खां को, किशोरी लाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को या विष्णु प्रभाकर को। तो हिंदी का प्रथम कहानी होने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुंशी ईसा अल्लाह खां को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का खंड का है आदिकाल का ग्रंथ है। कीर्तिलता आदिकाल का ग्रंथ नहीं है तो कीर्तिलता, बीसल देवरासु, आल्हा खंड या पद्मावत। तो कौन नहीं है? पद्मावत नहीं है। यह किस काल का है? यह भक्त काल की रचना है। यह भक्त काल की रचना है। ठीक है, यह किस काल की है? पद्मावत जो है वो भक्त काल की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। किस भक्ति काल से अष्टछाप कवियों का संबंध है? राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप कवि जो हैं वो किस शाखा से संबंध है? कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो कौन ऐसे कवि हैं जिनके श्रृंगार रस भी है और वात्सल्य रस भी है? केशवदास, कबीरदास, सूरदास या कविवर बिहारी। तो सूरदास की रचना में श्रृंगार भी है और वात्सल्य रस भी है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है। कौन सी विधा की रचना है? काव्य है, उपन्यास है कि निबंध है या कहानी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? माधव मुक्ति बोध की रचना है। और किस विधा की है? तो काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिरेक्टर हैं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी। तो यह कथन किसका है मित्रों? कि कबीरदास जो हैं वो वाणी के
डिटेक्टर हैं। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या है? जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने आदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो मित्रों, यह किस पाठ का है? इस पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, इस पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश क्या है? समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि समन्वय युक्त जीवन अर्थात हम सब मिल कर के एक साथ जब हम अपने राष्ट्र के लिए कोई कार्य करते हैं, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो वह राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। तो हम देखते हैं मित्रों कि जंगल में हमें क्या क्या मिलता है। तो जंगल में हमें अनेक लता वृक्ष वनस्पति आदि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो जल प्रवाह नदी का रूप जो है, जो जल प्रवाह है नदी का, वह जाकर किस में मिलता है? समुद्र में सम्मिलित हो जाता है, समुद्र से मिलता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। तो राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां जो हैं वो भारतीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? समन्वय प्राप्त कर रही हैं। अगला गद्यांश देखते हैं नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है मित्रों? भाषा और आधुनिकता। पाठ का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, ये हमारा क्या है? पाठ का नाम है। और लेखक का नाम क्या है? जी सुंदर रेड्डी। अगला प्रश्न है
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों के व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि दूसरे शब्दों से केवल हमें आधुनिक युग की विचारधाराओं के अनुरूप ही नए शब्दों को के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है, बल्कि भाषा का विकास करने के लिए हमें नए नए शब्दों और नई नई शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना होगा, तभी हमारे भाषा को आधुनिकता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है मित्रों, किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? तो नए शब्दों और नई शैलियों के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। अगला प्रश्न क्या है? भाषा का विकास कब नहीं होता है? भाषा का विकास कब नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा मित्रों कि नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि केवल नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होगा। जब तक हम उसमें नई नई परिभाषाएं, नए नए शब्द और नई नई शैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी भाषा का विकास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और प्रत्येक प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर के हैं। तो नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो यह किस पाठ का है मित्रों? पाठ का नाम क्या है? श्रद्धा और मनु। श्रद्धा मनु, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है मित्रों? जयशंकर प्रसाद हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताना है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो नील परिधान बीच सुकुमार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के सौंदर्य को बताते हुए कवि कहता है कि नील परिधान, परिधान मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। और नील मतलब नीला, नीले वस्त्रों के बीच में, सुकुमार मतलब सुकोमल, नीले वस्त्रों के बीच में सुकोमल, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, दिखाई दे रहा कोमल अधखुला अंग इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल। ऐसे लग रहा है जैसे बिजली का फूल खिला हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ऐसे लग रहा है जैसे मेघ रूपी वनों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। अगला प्रश्न, मेघ बन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? तो मेघ बन का मतलब, मेघ बन का अर्थ क्या हो गया कि मेघ रूपी वन। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया मित्रों? यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसे दिखाई दे रही है? तो देखते हैं कि नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसे दिखाई दे रही है। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग।
तो नीले वस्त्रों में लिपटी हुई नायिका का सौंदर्य मेघ रूपी वन में गुला ऐसे लग रहा है जैसे मेघ रूपी वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो परिधान का मतलब क्या हो गया? वस्त्र। परिधान का मतलब क्या हो गया? वस्त्र। और मृदुल का मतलब क्या हो गया? कोमल। मृदुल का मतलब क्या हो गया मित्रों? कोमल। अगला देखते हैं कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शश का यहाँ रजत हास, शाश्वत लघ लहरों का विलास। ही जन जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के यार पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यहाँ शाश्वत प्राण, करता मुझको अमृत दान। तो मित्रों, ये किस पाठ का है? नौका विहार। इस चैप्टर का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है नौका विहार। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? नौका विहार। और इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश में क्या है? इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो जब नदी की बीच धारा में पहुंचता है तो यह सोचता है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, इस नदी की धारा के समान ही इस संसार का क्रम है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, और इसी प्रकार ही इस जीवन का उद्गम है। शाश्वत गति शाश्वत संगम, और इसी प्रकार ही इस जीवन की गति और इस जीवन का संगम है। जिस प्रकार नदी का जल पर्वतों से, पहाड़ों यानी पर्वतों से निकलकर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन, इस संसार में हमारा जन्म होता है और अंत में हमारा जीवन जो है आत्मा से जाकर के मिल जाता है। अगला प्रश्न है, नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं? तो नाव की गति को देख करके कवि के मन में यह विचार आ रहा है कि इस नदी के धारा के समान ही हमारे जीवन का भी उद्गम होता है, और जिस प्रकार यह नदी जो है समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी जाकर के परमात्मा से मिल जाता है। कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है? तो कवि के अनुसार जीवन में जीवन का उद्गम, जीवन की गति, जीवन का संगम और नभ या नीला आकाश, और यहाँ चंद्रमा और चंद्रमा की सुनहरी हंसी, ये सब क्या है? शाश्वत हैं। अगला प्रश्न है, इस धारा सा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है? तो इस धारा सा जग का क्रम, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है मित्रों? यहाँ पे उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय जो है वो कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर जो है कृतियों के लिए। तो किस किस का हमें जीवन परिचय लिखना है? जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर का, अथवा निराला जी का, या अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अगला प्रश्न है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण लिखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो जिस जिले में जो भी खंड काव्य है आप उसका उत्तर देंगे। जैसे मुक्त यज्ञ है तो मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा मुक्त यज्ञ खंड काव्य की किसी घटना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, या खंडखा आ गया। अब खंडखा में देखेंगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो युकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। तो किस पाठ का है मित्र? मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और लिखेंगे कि युकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहयत्। युवक मालवीय स्वकीयन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मन को अमोहत मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनस लोगों के मन को अमोहयत मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयं तम पांडितवाक्य पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः सुहृदयः सुकोमल हृदय, तम पंडित वाक्य पदवी और उसकी वह विद्वानता प्राप्त करके देशस्य देश का श्रेष्ठतरां सेवम कर्तुं प्रेरितवन्तः देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित हुए। तद अनुसारम इसके अनुसार अयम यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राविवाक कर्म कर्तुम आरब्धा वकालत करना प्रारंभ कर दिया। विधि कानून का परिकिष्ट ज्ञानेन अच्छे ज्ञान के कारण मधुर बोलने के कारण उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार के कारण च अयम शीघ्र ही मित्राणाम इनके मित्रों में न्यायाधीश च और सम्मान भाजनम अभवत सम्मान के पात्र हुए। या अगला गद्यांश है कि अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहा राजानम अकुर्बन। यह किस पाठ का है? यह जातक कथा। पाठ का नाम क्या है? जातक कथा। तो इस पाठ का संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के
जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर लिखेंगे कि अतीत प्रथम कल्पी, अतीत की प्रथम कल्प में चतुष्पथा चौपायों ने, चतुष्पथा मतलब चौपायों ने, जानवरों ने सिंघम राजानम अकुर्बन, सिंह को राजा बनाया। मत्स्या मछलियों ने आनंद मत्स्यम, आनंद मछली को, और शकुनया और पक्षियों ने सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य, तस्य पुनः और उनमें पुनः सुवर्ण राजहंसस्य, दुहिता सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी। सह तस्य वरम दात, सह तस्य उसने, तस्य वरम दात उसको वर दिया, यत यत की सह वह, आत्मनम आत्मनम चित्त रुचितम अपने मन पसंद के अनुसार, स्वामिनम वृणयात इति वर चुने। हंस राजा, हंसराज ने तस्य वरम दत्वा उसको वर दे करके, हिमवती हिमालय में शकुन निसंगे सन्निपत पक्षियों के समूह में उतरा। नाना प्रकारा विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदया, हंस मयूर आदि शकुन गणा सम आगत्य पक्षियों का समूह वहाँ आया था। एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतत, एकस्मिन एक महति एक बड़े पाषाण तले पत्थर पर, सन्निपतत उतरकर, हंस राजा आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात इति दुहिता इति दुहितरम आदिशेष। हंसराज ने आत्मनः चित्त रुचितम अपने आप को पसंद आने वाला, अपने आत्मा को पसंद आने वाला, स्वामिकम स्वामी को, आगत्य आकर के, विणयातीत वर के रूप में चुने, दुहितरम आदिदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया। सह शकुनिसंगे अवलोकयंती, सह शकुनिसंगे उसने पक्षियों के समूह को अवलोकयंती देखा, और मणिवर्ण गिरीव चित्र प्रेक्षणम मयूरः दृष्ट्वा अयम मे स्वामिको भवति इति भासति। मणिवर्ण, मणिवर्ण मणियों के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम चित्र प्रेक्षण, मयूरम दृष्ट्वा मोर को देख करके, अयम में स्वामी को भवति यह मेरा स्वामी होगा, इत भासति ऐसा बोली। अगला प्रश्न देखते हैं मित्र। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, और यह भी कितने नंबर का है, यह भी 7 नंबर के प्रश्न है। तो 2 नंबर जो है संदर्भ के लिए, प्लस जो है 5 नंबर क्या है, हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो पहला श्लोक क्या है, भासस्सु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्माद अपसुभाषितम। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के सुभाषितान नामक पाठ से अवतरित है, और हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालकर लिखेंगे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम काव्यम, और उसमें भी उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्माद अपसुभाषितम, और उससे भी अधिक उसका सुभाषितान। सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों।
निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है। और ये भी कितने नंबर के? 4 नंबर के हैं। एक प्रश्न जो है 2 नंबर के हैं और 4 में से हमें 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का जो है आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या है? संस्कृत साहित्यस्य प्रमुखः कवयः के सन्ति। संस्कृत साहित्य का प्रमुख कवि कौन है? अगला प्रश्न है किम धनम सर्वम प्रधानम। कौन सा धन सभी धनों में प्रधान होता है? तो ये तो पढ़े ही होंगे, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अगला प्रश्न है ज्ञानमयः प्रदीपः केन प्रज्वलित। और अगला प्रश्न है दिलीपः कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्। दिलीप किस प्रदेश का राजा था? तो ये सारे आंसर हम याद कर लेंगे और 4 में से हमें 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। तो हमें श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? हाँ, श्रृंगार रस का रति होता है। तो हम परिभाषा में लिखेंगे जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। या करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो परिभाषा में लिखेंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। और प्रश्न नंबर खा है कि श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो दोनों में से एक करना है। तो जैसे हम श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होगी? श्लेष मतलब चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में लिख देंगे जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो चाहे चौपाई लिखें या दोहा लिखें। तो चौपाई छंद तो ये क्या होता है? यहाँ इसकी परिभाषा क्या होगी? यहाँ एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण में लिख सकते हैं कि सो तुम जानो अंतर्यामी पुरोह मोर मनोरथ स्वामी। और दोहा छंद की परिभाषा क्या होगी? यह अर्धसममात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण में लिख सकते हैं मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यह कितने नंबर का है? ये प्रश्न जो है निबंध कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है? 9 नंबर का। तो पहला जो निबंध है बेरोजगारी समस्या और समाधान पे लिखना है, या सर्वधर्म समभाव पर लिखना है, या किसी मेले का आँखों का देखा वर्णन करना है, अथवा गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध लिखना है। और अगला प्रश्न है कि पावकः का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? इसमें पहला नंबर तो हम देखेंगे कौन सी संधि होगी? पावकः। तो पावका में आयाद संधि होगी। तो यहाँ अ आ रहा है तो अ किससे बनता है मित्रों? पौधन अकः, पौधन अका। तो क्या हो जाएगा? पावकः हो जाएगा। तो पौधन अकः तो क्या है? पहला ही जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रेजते में कौन सी संधि है? प्रेजते में कौन सी संधि है?
तो प्रेजते में कौन सी संधि है? तो प्राधन एजते, प्राधन एजते, ठीक है, ये पर रूप संधि है। तो क्या हो जाएगा? पर धन एजते। तो यहाँ पे आ और ए मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रेजते। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्राधन एजते, सा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में संधि है। तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि यण संधि है कि विसर्ग संधि है? तो पुस्तक धन आलया कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि और दीर्घ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत। क्या सही हो जाएगा? स्वर संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो पहला क्या है? दशाननः। तो दशाननः, दशाननः का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, आनन जिसके, ठीक है, या 10 हैं आनन जिनके, या 10 आनन वाले। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व, क्योंकि ये वो द्विगु। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची है। यहाँ क्या है? संख्यावाची है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। अगला है, कृष्ण सर्पः काला सांप। तो जहाँ पे विशेषण विशेष हो, सांप कैसा हो? काला है। तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। या प्रत्येकम, तो प्रति प्रति एकम, इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह प्रति प्रत्येकम। तो जहाँ पे पहले उपसर्ग लग जाता है वहाँ पे, या अव्यय शब्द लग जाते हैं वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। तो आत्मन शब्द का द्वितीय क्या होगा? आत्मनः, आत्मनो, आत्मने, आत्मनो। तो आत्मन शब्द का द्वितीय होगा आत्मना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन रूप लिखना है। और उसके बाद अस्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है। तो अस्था का लोट लकार, जैसे पठ का क्या होता है? पठत पठताम पठंत, पठ पठतम पठत। तो मध्य पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? अगला प्रश्न, पिबिताम अथवा नीत्वा का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। पिबताम अथवा नीत्वा का, ठीक है, तो का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखना है। तो पिबिताम, तो क्या हो जाएगा? पिबत पिबता पिबंत, पिबाम पिबा पिबामः। तो पिबताम, तो पिबिताम में मित्रों क्या हो जाएगा? कौन सा लकार हो जाएगा? लोट लकार, और प्रथम पुरुष दो वचन हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो कृत का है, गतः का है और दत्वा का है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय है। रूपवती में ई प्रत्यय है। और गुणवान में क्या है? रूपवती में क्या है? ई प्रत्यय है। और गुणवान में आन प्रत्यय है। और
अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। तो पुत्रेण सह, तो पुत्रेण सह में कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ग्रामम अभितः वृक्षासन, तो अभितः परितः उभया निक्षा में कौन सा होता है? द्वितीय विभक्ति हो जाता है। कृष्णाय नमः, और कृष्णाय नमः में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। जहाँ पे नमः आता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। तो इस तरह से मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, या गाय से दूध दोहता है, या पिता पुत्र को धर्म समझाता है। तो ये भी जो है दो क्या आएंगे संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। और इस प्रकार आपका मॉडल पेपर जो है वह समाप्त होता है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।